गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए बेटा शुरू करते हैं आज के लेक्चर आप लोगों का। आज जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रेपोजिशन के हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगले जो क्वेश्चंस बनेंगे वो देखते हैं। पहले शुरुआत में 3-4 क्वेश्चंस बेटा आप लोगों के प्रेपोजिशन के हैं, तो पहले शुरुआत वहीं से करते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं कि अ फार्मासिस्ट शुड नॉट डिस्पेंस ड्रग्स टू चिल्ड्रन एंड वी शुड डिस्पेंस द फॉर्मेलिटीज एंड गेट डाउन टू बिजनेस। बिफोर स्टार्टिंग दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले बेटा मैं आपको प्रेपोजिशन में थोड़ा कुछ 2-4 बातें बेसिक बताना चाहता हूं, ताकि फिर आप लोग क्लियरली इन बातों को समझ पाओ। सबसे पहली बात तो आपको यह समझनी है कि सर हम लोग जब भी सेंटेंस में किसी प्रेपोजिशन का यूज करते हैं तो प्रेपोजिशन हमसे डिमांड करता है किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की। जब तक आपने सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तब तक आप उस सेंटेंस में प्रेपोजिशन का यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि they went to, ये सेंटेंस है कि they went to। अब समझना आप लोगों को, ये आप में से कई बच्चे जानते हैं बात ये कि टू जो वर्ड बेटा ये प्रेपोजिशन है कि सर अगर सेंटेंस में आपने प्रेपोजिशन लगाया है तो प्रेपोजिशन के बाद सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का लिखा जाना कंपलसरी है। they went to, वे गए, कहां गए वो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। जब तक आपने यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तब तक आप यहां पर कभी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं कर सकते हैं। एक बात तो समझनी है कि अगर सर सेंटेंस में प्रेपोजिशन आया है तो प्रेपोजिशन के बाद सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी है। जब तक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तब तक आप उस सेंटेंस में प्रेपोजिशन का यूज नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात। दूसरी बात ये समझनी है बेटा कि आपने एक वर्ड पढ़ा होगा जिनको हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, कि सर ट्रांजिटिव वर्ब भी उन वर्ब को कहा जाता है, आप लोग जानते हैं, जिनके साथ ऑब्जेक्ट लिखा होता है। कि वर्ब आप लोगों ने पढ़े हैं कि वर्ब ट्रांजिटिव होता है, इंट्रांजिटिव होते हैं, मोनोट्रांजिटिव होते हैं, डाइट्रांजिटिव होते हैं। तो ये फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब वो जिनके साथ ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा और इंट्रांजिटिव वर्ब वो जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। अब हमें पता कैसे चले कि सर वर्ब ट्रांजिटिव है या वर्ब इंट्रांजिटिव है? तो बेटा सीधी सी बात यह है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है इट डिमांड्स, इसको ये डिमांड करता है किसकी? ईदर द आंसर ऑफ what or the answer of whom। कि सर ऐसे वर्ब जो वोट या हुम में से किसी एक की डिमांड करे। वोट या हुम में से मतलब क्या और किसको, कि कोई वर्ब ऐसा है जो आपसे क्या या किसको की डिमांड करता है। तो क्या और किसको का मतलब वो आपसे ऑब्जेक्ट मांग रहा है। जैसे कि फॉर सीधा सा एग्जांपल है बेटा, उसने खरीदा, उसने खरीदा, ही परचेज्ड। जैसे ही परचेज्ड, उसने खरीदा, तो क्या खरीदा? तो ये परचेज वर्ब जो है बेटा ये आपसे क्या की डिमांड कर रहा है? आंसर ऑफ वर्ड मांग रहा है। तो आंसर ऑफ वर्ड क्या की डिमांड कर रहा है? तो ये जो वर्ब बनेगा भैया ये वर्ब बनेगा आप लोगों का ट्रांजिटिव। मतलब इसके साथ आपको आगे एक ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा कि ही परचेज्ड अ बुक, अ पेन, इस टाइप से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। अच्छा जैसे ही टोट, उसने पढ़ाया, क्या पढ़ाया या किसको पढ़ाया? तो जैसे ही टोट मी, उसने मुझे पढ़ाया, किसको? मुझे। तो बेटा ये जो टोट वर्ब था ये आपसे डिमांड कर रहा था किसकी? हुम की। तो कोई भी ऐसा वर्ब जो वोट या हुम की डिमांड करता है बेटा उन वर्ब्स को हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक सर। अच्छा अब अगर सीधी सी बात मैं आपको एक समझाने की कोशिश करूं, जैसे कि समझना कि ही एट चॉकलेट, ही एट चॉकलेट। अब मैं आपसे सीधा सा क्वेश्चन राइज कर रहा हूं कि क्या हम लोग यहां पर किसी प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हैं?
कि क्या मैं इस ब्लैंक में किसी प्रेपोजिशन का यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो सीधी सी बात बेटा ये है, आपको चेक करना है वर्ब सबसे पहले। तो ये एट जो है आपके ईट वर्ब का, ऐसे समझना, ये ईट वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ईट मतलब खाना। उसने खाया, उसने खाया, क्या खाया, क्या की डिमांड कर रहा है। क्या की डिमांड करने का मतलब ये है बेटा, उसने खाया, क्या खाया सर, चॉकलेट खाई। तो ये चॉकलेट जो वर्ड है ये बेटा सीधा सीधा वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। उसने खाया, क्या खाया, क्या का आंसर आपके पास लिखा है चॉकलेट। तो जब क्या का आंसर आपको मिला हुआ है पहले से ही, तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा वर्ब का। अब अगर ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया तो अब आपको यहां पर किसी भी प्रेपोजिशन को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मतलब ये तो हो गया आपका नो प्रेपोजिशन। अच्छा, अब अगर सेंटेंस ये हो कि सर ही एट स्पून, ही एट स्पून, तो सर ये ईट जो वर्ब है, वर्ब तो हमारा ट्रांजिटिव ही है। कैसा वर्ब है, वर्ब तो हमारा ट्रांजिटिव ही है। उसने खाया, क्या खाया। अब आप मुझे एक बात समझाएंगे, उसने खाया, क्या खाया। तो क्या ये स्पून जो वर्ड आप लोगों ने यहां पर लिखा हुआ है, ये इस ईट वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है। उसने खाया क्या, चम्मच, चम्मच खाया। तो सर ये स्पून जो वर्ड यहां पर लिखा हुआ है ना, ये कभी भी आपको क्या का आंसर नहीं दे सकता। उसने खाया, क्या खाया, चम्मच खाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इलॉजिकल बात हो जाएगी। मतलब बात का क्या हुआ कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है वो किसी भी कीमत पर इस वर्ब का पॉसिबल ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अब अगर ये लिखा हुआ ऑब्जेक्ट वर्ब का पॉसिबल ऑब्जेक्ट नहीं है तो अब आपको यहां पर प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। अब अगर ये इस वर्ब का पॉसिबल ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा तो बेटा यहां पर आपको प्रेपोजिशन लिखना पड़ेगा। सीधी सी बात है, क्यों, स्पून नाउन है सर। अब नाउन अगर सेंटेंस में आएगा बेटा, तो ये मैंने अभी पहली 2-4 वीडियो में बता भी दिया है कि अगर ये नाउन सेंटेंस में आएगा तो नाउन या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। अब समझने वाली बात ये है कि अगर मैं इस नाउन को सब्जेक्ट बनाऊं तो इसके लिए यहां पर एक वर्ब देना पड़ेगा। अब अगर वर्ब नहीं है तो सर ये नाउन कभी सब्जेक्ट तो नहीं बन सकता। मैं सीधे सीधा आपसे ये बोल रहा हूं कि नाउन या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये बन नहीं पाएगा क्योंकि आगे वर्ब नहीं है, तो मजबूरी में क्या बनाना पड़ेगा भैया, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट सर बनाऊं तो बनाऊं किसका, क्योंकि इस ईट वर्ब के साथ तो ये कभी ऑब्जेक्ट बन ही नहीं पाएगा। क्योंकि ईट अगर आपसे क्या की डिमांड करता है, उसने खाया, क्या खाया, तो क्या तो कोई खाने लायक चीज होगी ना, चम्मच तो खाने लायक चीज नहीं है। तो ये तो इस वर्ब का पॉसिबल ऑब्जेक्ट बन ही नहीं पाएगा। मतलब बात का क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट की डिमांड इंग्लिश ग्रामर में दो चीजों को थी, या तो प्रेपोजिशन को थी या थी ट्रांजिटिव वर्ब को। वर्ब के साथ आपका ऑब्जेक्ट फिक्स हो नहीं पाएगा, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा मजबूरी भैया, प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। तो यहां पर आपको एक सुटेबल प्रेपोजिशन चाहिए। जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो जानते हैं, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है बेटा आप लोग आगे धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। यहां पर जो हम लोग प्रेपोजिशन लगाते हैं वो लगाते हैं विद। विद जो थोड़ा सा बता देता हूं, विद जो प्रेपोजिशन होता है बेटा ये इक्विपमेंट का प्रेपोजिशन होता है। विद का प्रयोग हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट के पहले करते हैं जिनका प्रयोग आप किसी काम को करने के लिए करते हो। जैसे मैं लिख रहा हूं पेन से, आई एम राइटिंग डैश पेन, तो विद पेन। जिस चीज का प्रयोग किसी काम को करने के लिए होता है उसके लिए हम लोग विद का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अगर ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही है तो मैं आपके सामने दो स्टेटमेंट और लिख रहा हूँ सिर्फ इसी बात को समझाने के लिए, फिर आगे बात करते हैं। जैसे ही killed dash a lawyer, और he killed dash a gun, he killed a lawyer, he killed a gun, और he चलो पहले ये दो स्टेटमेंट देखते हैं फिर आगे बात करते हैं। अब बेटा आपको समझना है कि कहां पर प्रेपोजिशन लगाना है, कहां पर प्रेपोजिशन नहीं लगाना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि प्रेपोजिशन को लगाने से पहले आपको समझना ये है कि आप लोग जो वर्ब लगाए बैठे हो ये वर्ब कैसा है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। यहां से बहुत सी चीजें इफेक्ट हो जाती हैं। उसने मारा किसको, किसको मतलब
whom की डिमांड कर रहा है। अब अगर whom की डिमांड कर रहा है तो बेटा वर्ब तो हो गया आपका ट्रांजिटिव, उसने मारा किसको मारा, मैं पहले ही बता चुका हूं क्या और किसको की डिमांड करने वाले वर्ब ट्रांजिटिव होते हैं। तो उसने मारा किसको मारा, whom की डिमांड कर रहा है, तो बात इतनी तो क्लियर हो गई कि सर ये जो वर्ब है हमारा, वर्ब तो हो गया हमारा ट्रांजिटिव। अब आपको यहां पर थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। अगर सर वर्ब ट्रांजिटिव है तो आप ये सेंस लगाइए कि आगे जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है या नहीं बन सकता है। उसने मारा किसको की डिमांड कर रहा है, ये मारा किसको, शेर को। तो किसको का आंसर शेर बन सकता है या नहीं बन सकता है, उसने मारा किसको, शेर को, सीधा सीधा आंसर बन सकता है किसको का। अब अगर ये किसको का सीधा सीधा आंसर बन गया, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ये वर्ब का पॉसिबल ऑब्जेक्ट हो गया, ये लायन जो है किल का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो किल का ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो भैया यहां पर तो हो गया आपका नो प्रेपोजिशन। अब आते हैं इस पर। हाँ तो बेटा हम लोग डिस्कस ही करते हैं कि जैसे किल जो, अब हाँ सेकंड क्वेश्चन में बात ये थी कि ही किल्ड अ गन। अब समझना आपको ये है कि सर वर्ब तो ट्रांजिटिव जरूर है, लेकिन ये गन जो यहां पर लिखा हुआ है कि क्या ये गन इस वर्ब का पॉसिबल ऑब्जेक्ट बन सकता है। उसने मारा, अब ये जो किल वर्ब है डिमांड कर रहा है किसको की, उसने मारा किसको, गन को तो नहीं मार सकता, गन से मारा है, गन को नहीं मारा है। गन को नहीं मारा है का मतलब ये है बेटा कि जो किसको के आंसर की डिमांड कर रहा है ये किसको का आंसर सजीव होता है। मारा है किसको, मारा है किसको का आंसर होगा सजीव, निर्जीव को नहीं मार सकता कोई। तो अब सीधी सी बात है गन जो है सर ये तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन नहीं पाएगा। अब अगर ये गन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा तो सर ऑब्जेक्ट किसका बनाया हम इसको। तो भैया ऑब्जेक्ट की डिमांड किस किसको थी, प्रेपोजिशन को या वर्ब को। तो अब ये गन जो यहां पर लिखा हुआ है सर ये वर्ब का ऑब्जेक्ट तो बन नहीं सकता, तो मजबूरी में किसका बनाना पड़ेगा भैया, प्रेपोजिशन का। तो अब आपको यहां पर एक प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। अब सीधी सी बात है मारने के लिए गन का प्रयोग करा गया है, गन इक्विपमेंट बन जाएगा बेटा। और अगर ये इक्विपमेंट बन जाएगा तो इक्विपमेंट का जो प्रेपोजिशन होता है वो विद होता है, अभी हम लोग डिस्कस यही कर रहे थे। अब अगर आपको ये बात समझ में आई है तो एक बात ध्यान सुनना कि सर अगर वर्ब ट्रांजिटिव है, कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब का अगर यूज हुआ है, इन ट्रांजिटिव की बात कर लेंगे, पहले ट्रांजिटिव को समझ लीजिए। अगर सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब का यूज हुआ है और आगे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट अगर वर्ब का पॉसिबल ऑब्जेक्ट है तो प्रेपोजिशन की डिमांड नहीं होती है, प्रेपोजिशन को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर आगे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता वो, तो फिर आपको उसके पहले लगाना पड़ता है प्रेपोजिशन। ये कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो आप काफी चीजों को रटने से बच जाएंगे। जैसे क्या क्या कि सर कि जैसे दे डिस्कस्ड about the problem, he described about the situation, yeah he explained to the question, yeah he distributed to the sweets among the students, yeah they distributed the students। अब जैसे बेटे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, अब अगर आपने जो इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा तो आप यहाँ पर काफी सारे रूल्स को याद करने से बच जाते हैं। इसीलिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ आप लोगों को कि इंग्लिश में रूल्स रट्टे वगैरह कुछ नहीं होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट से काम करोगे तो रूल्स रटने से जरूर बच जाओगे।
तो फर्स्ट सेंटेंस है दे डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम। सबसे पहली बात आपको समझना यह है कि सर ये जो वर्ब लिखा हुआ है, वर्ब कैसा लिखा हुआ है। मैंने डिस्कस करा, क्या डिस्कस करा, क्या की डिमांड कर रहा है। अब क्या की डिमांड कर रहा है तो सर वर्ब तो हो गया आपका ट्रांजिटिव। अब ये जो द प्रॉब्लम यहां पर लिखा हुआ है, अब आपको समझना यह है कि ये द प्रॉब्लम इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। मैंने डिस्कस करा, क्या डिस्कस करा सर, कि सर प्रॉब्लम डिस्कस करी। क्या का आंसर प्रॉब्लम तो हो सकता है कि उसने डिस्कस करा, क्या प्रॉब्लम। तो बेटा जब ये प्रॉब्लम इस डिस्कस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है, जब ये प्रॉब्लम डिस्कस वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो बीच में प्रेपोजिशन को लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधी सी बात है। सेम वैसे ही आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द सिचुएशन। डिस्क्राइब कैसा वर्ब हुआ सर, उसने डिस्क्राइब करा, क्या क्या डिस्क्राइब करा, व्याख्या करना होगा ना, व्याख्या करें किसकी, तो डिस्क्राइब करना, क्या डिस्क्राइब करा, क्या की डिमांड कर रहा है, तो भैया वर्ब ट्रांजिटिव हो गया। अब अगर वर्ब ट्रांजिटिव हो गया तो फिर सोचिए कि आगे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब का पॉसिबल ऑब्जेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, बोलो। उसने डिस्क्राइब करा, क्या डिस्क्राइब करा सर, सिचुएशन को डिस्क्राइब करा। क्या आंसर सिचुएशन बन सकता है, तो अगर आगे लिखा हुआ सिचुएशन इस वर्ब का पॉसिबल ऑब्जेक्ट है तो बीच में प्रीपोजिशन लगाना क्यों। यहां से हम लोग रूल्स बना लेते हैं कि सर डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लगता, डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं लगता। भैया रूल बनानी क्यों है, सीधी सी बात है, वर्ब ट्रांजिटिव है, आगे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट वर्ब का पॉसिबल ऑब्जेक्ट है, तो फिर बीच में प्रीपोजिशन लगाना क्यों। अगर आगे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट वर्ब का पॉसिबल ऑब्जेक्ट नहीं होता तभी तो हम लोग प्रीपोजिशन लगाते। जब वर्ब का पॉसिबल ऑब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन को लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ही एक्सप्लेन्ड टू द क्वेश्चन, उसने एक्सप्लेन करा, क्या क्या की डिमांड कर रहा है बेटा, अगेन वर्ब ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिटिव है, एक्सप्लेन करा, क्या एक्सप्लेन करा सर, सर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करा, तो आगे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट फिर से वर्ब का पॉसिबल ऑब्जेक्ट हो गया। अब आगे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट वर्ब का पॉसिबल ऑब्जेक्ट है तो अगेन प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट खत्म। ही डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स, उसने बच्चों के बीच मिठाइयां बांटी, उसने बांटा, डिस्ट्रीब्यूट करा। सर क्या डिस्ट्रीब्यूट करा, मैं पहली बता चुका हूं, क्या और किसको की डिमांड, ट्रांजिटिव वर्ब। उसने डिस्ट्रीब्यूट करा, क्या डिस्ट्रीब्यूट करा सर, तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्या की डिमांड कर रहा है। अब ये स्वीट्स जो है, मिठाइयां, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है या नहीं बन सकता है, उसने डिस्ट्रीब्यूट करा क्या, मिठाइयां। तो सर अगर वर्ब का पॉसिबल ऑब्जेक्ट है अगेन प्रीपोजिशन लगाने क्यों। अब डायरेक्शन इस पर, दे डिस्ट्रीब्यूटेड द स्टूडेंट्स, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट बांटे, स्टूडेंट्स बच्चे, उन्होंने स्टूडेंट्स को बांटा, उन्होंने बांटा, क्या क्या बांटा, स्टूडेंट्स बांटे, नहीं सर। अब ये स्टूडेंट्स जो हैं, अब ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। अब अगर ये स्टूडेंट्स, इस वर्ब तो ट्रांजिटिव ही है, क्या की डिमांड कर रहा है, लेकिन सर ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट है, ये तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन ही नहीं पाएगा, इलॉजिकल बन जाएगा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट वर्ब का पॉसिबल ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये ऑब्जेक्ट बने किसका, प्रीपोजिशन का। तो अब आपको यहां पर प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, जो आपका बिटवीन या अमंग में से कुछ भी एक हो सकता है, कई बच्चे जानते होंगे यूज इसका। खैर, तो बेटा सीधी सी बात है कि सर अगर सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब आया है, यहां पर आप प्रीपोजिशन है, यहां पर ऑब्जेक्ट लिखिए और ये है वर्ब का पॉसिबल ऑब्जेक्ट, लॉजिकल लिखो। एक फॉर्मूला, अब ये दो बातें कि सर वर्ब आपका दोनों कंडीशंस में ट्रांजिटिव है, लेकिन आगे जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है अगर वो ऑब्जेक्ट वर्ब का ही लॉजिकल ऑब्जेक्ट बन जाए, अगर आगे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट वर्ब का ही लॉजिकल ऑब्जेक्ट बन जाए तो सीधी सी बात है सर वर्ब का ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो फिर प्रीपोजिशन की डिमांड नहीं किया जाएगी, तो प्रीपोजिशन खत्म। लेकिन अगर आए इस बात पर कि ट्रांजिटिव वर्ब तो है लेकिन आगे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा,
वर्ब ट्रांजिटिव है लेकिन आगे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा तो मजबूरी में प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो वहां पर आपको प्रेपोजिशन देना पड़ेगा। तो सर वर्ब ट्रांजिटिव है लेकिन आगे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट वर्ब के लिए इलॉजिकल ऑब्जेक्ट है, तो फिर यहाँ पर प्रेपोजिशन का यूज कंपल्सरीली किया जाएगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। चलो, अगर ये जो अभी तक हम लोग डिस्कस करा अगर ये समझ में आ गया तो अब आते हैं आपके क्वेश्चन पर। देखो कि a pharmacist should not dispense drugs to children and we should dispense the formalities and get down to business। अगर ये समझने के लिए ट्राई किया जाए बेटा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो है यहाँ पर डिस्पेंस, क्योंकि वर्ब तो यही बन रहा है, शुड तो आपका मॉडल वर्ब है ना, ये आपका वर्ब बन जाएगा। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि सर ये जो वर्ब लिखा हुआ है ये वर्ब कैसा है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो बेटा डिस्पेंस का जो मतलब होता है इसका मीनिंग होता है टू गिव, देना। डिस्पेंस का मीनिंग होता है टू गिव, देना। उसने दिया, क्या दिया, किसको दिया, क्या की डिमांड कर रहा है, क्या और किसको की डिमांड कर रहा है। अब अगर क्या या किसको की डिमांड अगर बेटा कर रहा है तो वर्ब तो हो गया आपका सर कैसा, ट्रांजिटिव। सर डिस्पेंस जो वर्ब है ये तो होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। अब ए फार्मासिस्ट शुड नॉट डिस्पेंस ड्रग्स टू चिल्ड्रन, ड्रग्स हो गई दवाइयां, कि एक फार्मासिस्ट को बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, दवाइयां नहीं देनी चाहिए। पहली बात हो चुकी थी सर डिस्पेंसिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो सोचना ये है कि ये ड्रग्स जो है ये इस वर्ब का पॉसिबल ऑब्जेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। तो सीधी सी बात है सर कि डिस्पेंस दिया, क्या, ड्रग्स, दवाइयां, तो दवाइयां तो इसका ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो अगर इसका ऑब्जेक्ट बन सकता है तो सर अगर ये पॉसिबल ऑब्जेक्ट है वर्ब का तो यहां पर तो आपका हो जाएगा बेटा आंसर नो प्रेपोजिशन। फिर डिस्पेंस का मीनिंग होता है देना, और अगर देने वाला मीनिंग दे रहा है भैया तो ड्रग्स आपका इस वर्ब का पॉसिबल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, पॉसिबल ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो प्रेपोजिशन की नीड, डिमांड खत्म। अब आते हैं सेकंड सेंटेंस पर कि वी शुड डिस्पेंस द फॉर्मेलिटीज। डिस्पेंस का मतलब क्या था भैया, टू गिव, देना। फॉर्मेलिटीज, औपचारिकताएं दी जाती हैं, ये तो वर्ब का पॉसिबल ऑब्जेक्ट बन ही नहीं पाएगा। अब अगर ये वर्ब का पॉसिबल ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा तो इतना पक्का है कि यहां पर सिर्फ प्रेपोजिशन तो जरूर आएगा, फॉर्मेलिटीज कभी दी नहीं जाती है। तो अगर ये वर्ब का पॉसिबल ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो प्रेपोजिशन पक्का आएगा। अब प्रेपोजिशन आएगा कौन सा उस बात को समझ लेते हैं। आप में से कई बच्चे जानते होंगे कि सर एक फ्रेजल वर्ब होता है हमारा डिस्पेंस विद। बेटा डिस्पेंस विद का मतलब होता है टू टर्मिनेट, जिसको हम कहते हैं टू एंड, खत्म करना, फिनिश करना। डिस्पेंस विद एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है टू टर्मिनेट, टू एंड, टू फिनिश, खत्म करना। तो वी शुड डिस्पेंस, आंसर हो जाएगा बेटा विद, कि वी शुड डिस्पेंस विद द फॉर्मेलिटीज एंड गेट डाउन टू बिजनेस, कि हमें फॉर्मेलिटीज को खत्म करके काम पर वापस आना चाहिए, कि फॉर्मेलिटीज खत्म करते हैं और अपने काम पर वापस से आते हैं। तो डिस्पेंस बेटा दो मीनिंग, एक मीनिंग आपको कन्वे कर रहा है टू गिव, जब गिव वाला मीनिंग कन्वे करेगा तो वर्ब हो जाएगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब है, आगे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट है, वर्ब का पॉसिबल ऑब्जेक्ट है, तो प्रेपोजिशन की डिमांड खत्म। डिस्पेंस विद अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मीनिंग होता है टू टर्मिनेट या टू एंड, खत्म करना किसी चीज को, किसी काम को। ठीक है, अगर ये बात क्लियर हो गई है तो दो सेंटेंस लिख रहा हूं मैं आपके सामने, उनका आंसर करना फटाफट से कि द ओनर dispensed all the goods to the mechanic। और
they dispensed the your services has been dispensed. ये दो सेंटेंसेस है कि द ओनर डिस्पेंस्ड ऑल द गुड्स टू द मैकेनिक एंड योर सर्विसेज हैज बीन डिस्पेंस्ड. इन दो सेंटेंसेस को समझना है. अब डिस्पेंस का मतलब क्या था भैया? टू गिव, देना. ट्रांजिटिव वर्ब है. मालिक ने दिया क्या? ऑल द गुड्स, सारा सामान दिया. तो भैया ये ऑल द गुड्स जो है, सारा सामान, ये डिस्पेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है. दिया क्या? सामान. तो अगर ये आगे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट वर्ब का पॉसिबल ऑब्जेक्ट बन सकता है तो सीधी सी बात है सर, प्रेपोजिशन की डिमांड तो अब रहेगी. तो यहां तो प्रेपोजिशन का काम खत्म, नो प्रेपोजिशन. लेकिन अगर मैं बात इसकी करूं, योर सर्विसेज हैज बीन डिस्पेंस्ड, तुम्हारी सर्विसेज कर दी गई हैं. क्या? दे दी गई हैं. सर्विस को समझ लो, सेवाएं. तुम्हारी सेवाएं दे दी गई हैं या तुम्हारी सेवाएं खत्म कर दी गई हैं. लॉजिकल है. टू एंड, टू बी टर्मिनेटेड, हैज बीन टर्मिनेटेड या हैज बीन एंडेड. तो यहां पर हो जाएगा बेटा. और ये जो प्रेपोजिशन है भैया, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा योर सर्विसेज. क्लियर? चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं. अगला क्वेश्चन है बेटा, सम स्टूडेंट्स वर debarred dash the examination. सुटेबल प्रेपोजिशन फिल करना है. सम स्टूडेंट्स वर debarred dash the examination. काफी कॉमनली यूज्ड क्वेश्चन है. आप ज्यादातर बच्चे इसमें क्वेश्चन आंसर कर ही देंगे, लेकिन जो लोगों ने नहीं पढ़ा है वो समझते हैं बात को. पहले तो आंसर देखो बेटा, आंसर क्या है, फिर आगे बात करते हैं. आंसर तो हो जाएगा आप लोगों का फ्रॉम. डिबार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन. अब फ्रॉम क्यों लाया है वो समझते हैं बात को. बेटा फ्रॉम जो प्रेपोजिशन होता है, फ्रॉम होता है प्रेपोजिशन किसका? प्रेपोजिशन ऑफ ओरिजिन. फ्रॉम होता है प्रेपोजिशन ऑफ ओरिजिन. प्रेपोजिशन ऑफ ओरिजिन का मतलब जहां से आप कोई काम करना शुरू करते हो. या प्रेपोजिशन ऑफ रिसोर्स, स्रोत का जो प्रेपोजिशन होता है वो फ्रॉम होता है. जहां से कोई काम हम शुरू करते हैं या जहां से हमें कोई चीज प्राप्त होती है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेपोजिशन फ्रॉम. अब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मानिए कि कुछ बच्चे यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं, इस टाइप से कुछ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं. अब इनमें से कुछ, इन 10-12 बच्चों में से इन 3-4 बच्चों को निकालकर बाहर कर दिया गया कि भैया आप एग्जाम नहीं देंगे. तो इन बच्चों को निकाला कहां से, अलग कहां से करा? यहां से. ये मान लीजिए आपका एग्जाम है, एग्जामिनेशन हॉल है, इनको यहां से निकालकर बाहर कर दिया गया कि भैया अब आप एग्जाम नहीं देंगे, आपको एग्जाम देने से रोका जा रहा है. तो अब सीधी सी बात यह है कि जब इनको निकालने का काम शुरू करा हमने, 1 by 1 निकाला, तो निकाला कहां से? एग्जाम से. तो जब ये यहां से निकाले गए तो बेटा इनके निकलने का काम शुरू तो यहां से हो रहा है ना. तो जहां से कोई काम शुरू होता है, जहां से हम लोग किसी भी काम को करना शुरू करते हैं, उसको जो प्रेपोजिशन लगाते हैं बेटा वो लगाते हैं फ्रॉम. जैसे कि मैंने आपके कल परसों वाली वीडियो में बात हुई थी थोड़ी बहुत हमारी इसके बारे में. जैसे कि एग्जाम्पल भी सेम ही था शायद. वी गेट विटामिन डी डैश द सन, कि हमें सूरज से विटामिन डी मिलता है. तो बेटा विटामिन डी हम लेते तो हैं, लेकिन वो शुरू कहां से होता है, मिलता कहां से है? प्रेपोजिशन ऑफ ओरिजिन कह दीजिए, रिसोर्स कह दीजिए. ये जो काम शुरू हो रहा है विटामिन डी का, शुरू कहां से? इसका स्रोत क्या है विटामिन डी का? सन. तो बेटा जो रिसोर्स का जो प्रेपोजिशन होता है, उसके लिए हम लोग जो प्रेपोजिशन लगाते हैं वो लगाते हैं फ्रॉम. तो वी गेट विटामिन डी फ्रॉम द सन, या we extract the petroleum the crude oil. We get the petroleum dash the crude oil. ये पेट्रोलियम, we get petroleum dash the crude oil, कि हमें कच्चे तेल से, हम कच्चे तेल से पेट्रोल निकालते हैं. हम कच्चे तेल से पेट्रोल निकालते हैं. तो बेटा ये जो पेट्रोल हमें प्राप्त हो रहा है, ये प्राप्त कहां से हो रहा है? पेट्रोल बन कहां से रहा है?
इसका स्रोत क्या है? तो स्रोत ये है क्रूड ऑयल, कि सर इसका स्रोत है क्रूड ऑयल। तो जो स्रोत बनते हैं बेटा उनके लिए हम लोग प्रेपोजिशन लगाते हैं फ्रॉम। ये जहां से कोई काम करना शुरू करते हैं उनके लिए हम लोग फ्रॉम लगाते हैं। सर ये सन जो है ये आपका रिसोर्स बन रहा है यहाँ पर, वैसे ये क्रूड ऑयल आपका रिसोर्स बन रहा है। अच्छा, जैसे कि एक सेंटेंस लिख रहा हूं आपके सामने, बहुत बेसिक सेंटेंस है कि he went Delhi to Mumbai। अगले लेक्चर में कुछ बात मैं टू की भी कर दूंगा, कुछ 2-4 क्वेश्चंस लेकर आऊंगा टू से रिलेट करके, लेकिन पहले इसको सुन लो फ्रॉम को। ही वेंट दिल्ली टू मुंबई, कि वह दिल्ली से मुंबई गया। अब इस व्यक्ति ने चलना शुरू करा, तो चलना शुरू कहां से करा? दिल्ली से। तो ये दिल्ली जो है बेटा ये इसके चलने का ओरिजिन, शुरुआती बिंदु है। तो जहां से कोई काम शुरू होते हैं, जो शुरुआती बिंदु होते हैं या कोई स्रोत बनता है, उसके लिए हम लोग प्रेपोजिशन लगाते हैं भैया क्या? फ्रॉम। तो वही बात आपके सामने लिखी हुई थी कि सम स्टूडेंट्स वर डिबार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन, कि सर जब यहाँ पर बच्चे एग्जाम दे रहे थे तो इनको यहाँ से निकालकर बाहर किया गया। तो यहाँ से तो ये जब इनको यहाँ से निकाला गया तो ये तो स्रोत बना ना, ओरिजिन बना, यहाँ से काम करना शुरू हुआ। तो जहां से कोई काम शुरू होता है उसके लिए प्रेपोजिशन लग जाता है बेटा फ्रॉम। इसीलिए जैसे कुछ वर्ब होती हैं आपकी, कि एक तो ये होगी डिबार, एक्सट्रैक्ट, एक्सक्लूड, रेफरेन, एब्सटेन और डिबार, एक्सट्रैक्ट, एग्जेम्प्ट, और क्या हो सकता है? प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, डिराइव, बेटा कुछ वर्ब आप लोगों के सामने लिखी हुई है। डिबार है, एक्सट्रैक्ट है, एक्सक्लूड है, रेफरेन, एब्सटेन, एग्जेम्प्ट, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, डिराइव। इन सब वर्ब का मीनिंग काफी हद तक मिलता जुलता होता है, कि जहां से हम लोग कोई काम करना शुरू करते हैं या जहां से कोई चीज हमें प्राप्त होती है, सबका मीनिंग लगभग एक ही होता है। आप डिक्शनरी चेक कर लीजिएगा एक बार। तो जब सबका मीनिंग एक ही, यहाँ के इसके बाद जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे वहां से हम लोग कोई काम शुरू करेंगे या वहां से हमें कोई चीज प्राप्त होगी, तो काम शुरू करेंगे, ये चीज प्राप्त होगी, तो सीधी सी बात है रिसोर्स का प्रेपोजिशन चाहिए या ओरिजिन का प्रेपोजिशन चाहिए। तो रिसोर्स या ओरिजिन का जो प्रेपोजिशन होता है बेटा वो होता है आप लोगों का कौन सा? फ्रॉम। इसलिए इन सभी वर्ब के पास जो प्रेपोजिशन लगता है दैट इज फ्रॉम। हालांकि बात ये रखने वाली है कि इनके बाद आप कुछ बच्चे याद करेंगे भैया प्रेपोजिशन फ्रॉम लगाना है, कि एब्सटेन के साथ फ्रॉम लगाना है, एग्जाम्पल के साथ फ्रॉम लगाना है, डिराइव के साथ फ्रॉम लगाना है। लेकिन अगर समझेंगे तो सीधी सी बात है भैया, प्रेपोजिशन ऑफ ओरिजिन या प्रेपोजिशन ऑफ रिसोर्स जो होता है वो होता है आपका फ्रॉम। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा आज के लिए इतनी काफी है जो हो गया। आज आपको शीट मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर, 15 क्वेश्चंस की, 15 एरर्स की, शाम तक उसको मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा यहीं पर। ठीक है, तब तक आप लोग खुद तरह से ट्राई करना, जो भी उसमें एरर वगैरह कर सकते हैं आप लोग कल एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, बाकी आज के लिए इतनी काफी।